हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर भर्ती के लिए जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। एक प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, ये दूसरा है। टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। इसमें 20 प्लस सही करने का टारगेट है। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा। ये वीडियो देखने के बाद इसका एक बार और क्विज लगाएंगे आप लोग टेलीग्राम पे आज रात 9 बजे। तो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। लिंक काम ना करे देन आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे @अंकित सिंह38। अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे रात 9 बजे क्विज होगा। देखिए, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आऊँगा विद एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन पे आप फोकस करेंगे कि फालतू एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कि ऑप्शन से रिलेटेड दो दो तीन तीन जानकारी, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन होगा उसी से रिलेटेड बहुत ही बेहतर जानकारी होगी, जिससे वो क्वेश्चन आप दोबारा भूलो ना। उससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी उसमें क्लियर हो। तो है तो ये 25 क्वेश्चन सेट, लेकिन कम से कम आपको 60-70 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप जब ये वीडियो ख़त्म करोगे आपको कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एग्जाम में पूछा जाता है। सारे ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे देखिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, आपसे पूछा जा सकता है। वेन वर द भीमबेटका केव्स डिस्कवर्ड। ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा टाइम बचेगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी है। राइट आंसर टिक कर दीजिए। 0.25 निगेटिव मार्किंग है। अगर नहीं आता है तो छोड़ देंगे। जो जो क्वेश्चन आपको आता है सिर्फ उतना ही करेंगे। लास्ट में आपको अपना स्कोर भी काउंट करना है। बी नंबर राइट आंसर होगा। भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी 1957-1958 ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन में ये है कि भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957-58 में की गई थी। वर्ष 2003 में, ये याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। किसको? भीमबेटका की गुफाओं को। कब? 2003 में। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, क्या था? वो ऑप्शन है। द ग्रेट बाथ फाउंड इन मोहनजोदारो वॉज अ ह्यूज। ऑप्शन है, देख के बताइए कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फालतू क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन वो बहुत ही कम है। एक दो गलती से आ जाए तो आ जाए, वरना कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ना कराऊं। या फिर हल्के फुल्के क्वेश्चन कराना है तो उसका एक अलग वीडियो रहेगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज किसने करी थी? राखाल दास बनर्जी ने। कब करी थी? 1922 ईस्वी में। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? बाई विच नेम वॉज अवध नोन इन एंशियंट टाइम्स। ऑप्शन है, बताइए। इसमें से कोई एक ऐसा नाम है जिसका पहले अवध के नाम से जानते थे। वो है कौशल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में जो अवध था इसको कौशल के नाम से जानते थे। अवध को, जो अभी वर्तमान में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य ये किसने लिखा था? हु रोड द एपिक बुद्ध चरितम। ऑप्शन है। बुद्ध चरितम किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 5 से 7 हिस्ट्री क्वेश्चन लिए हैं, 5 से 7 आपके जियोग्राफी के हैं। बाकी के जो लास्ट क्वेश्चन है वो मिक्स है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। इन मध्य प्रदेश देयर इज अ बुद्धिस्ट मोनूमेंट बिल्ट बाय एम्परर अशोका इन ऑनर ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ऑप्शन है, बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। सांची स्तूप, जो सांची का स्तूप है ये बनवाया था। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्व पर्यटक स्थल
भीमबेटका भी है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बियर नाम है एक, ग्रेट बियर इज द नेम ऑफ अ, ऑप्शन है बताइए। ग्रेट बियर नाम है आपका एक गैलेक्सी का नाम है ग्रेट बियर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ग्रेट बियर एक तारामंडल का नाम है, इसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। किसको? ग्रेट बियर को। इससे क्वेश्चन बन सकता है, जो उत्तरी गोलार्ध में आकाश में रात्रि में दिखाई पड़ता है। इसे फागुन चैत महीने से श्रावण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के एक समूह में देखा जा सकता है। किसे? ग्रेट बियर को। क्या है ग्रेट बियर? एक गैलेक्सी है, तारामंडल है। इसका दूसरा नाम क्या है? सप्तऋषि तारामंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द स्काई एट नाइट। आपके सिलेबस में चैप्टर है, उसी से क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए। डी नंबर, शुक्र है सबसे चमकीला। अब देखिए, एक दो वीडियो में हम एक क्वेश्चन आपका ग्रह से रिलेटेड ले लेंगे और उससे रिलेटेड जानकारी और पढ़ लेंगे, जिससे वो क्वेश्चन रेडी हो जाए और उससे रिलेटेड और जानकारी मिल जाए। जैसे अभी हमने शुक्र लिया, तो रात के समय में आकाश में मौजूद जो सबसे चमकीला ग्रह होता है वो शुक्र होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखेंगे। शुक्र ग्रह जो है इसको भोर का तारा भी कहते हैं, इसको सांझ का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार, इंग्लिश में भी पूछा जाता है। सांझ का तारा इवनिंग स्टार। यह सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह है। कौन सा? शुक्र सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह है। सूर्य से निकटतम पहला ग्रह कौन सा है? बुध है। फिर पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, तो ये दूसरा ग्रह है। ठीक है, इतना जानकारी याद रखें। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? विच प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर अ रोमन गॉडेस। बढ़िया क्वेश्चन है ना, आता है जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर भी शुक्र ही होगा, बी नंबर। शुक्र एग्जाम में बहुत पूछा जा सकता है, तो इसीलिए पिछला क्वेश्चन भी रखा और ये भी रखा। देखिए समझिए, शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है, पढ़ा आपने। इस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर शुक्र रखा गया। चंद्रमा के बाद ये रात में सबसे चमकीला पिंड है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो लगभग 90 to 95% होती है। और इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। किसको? शुक्र को। आगे देखिए 9th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चिया पास पठार ये किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द चिया पास प्लेट्यू लोकेटेड। ये क्वेश्चन आपके जियोग्राफिक चल रहे हैं। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के थे, अभी आपकी जियोग्राफी के चल रहे हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी भी है और इसके बाद थोड़ा आपके इंडियन जियोग्राफी से भी क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका, चिया पास पठार कहाँ पे है? ये आपका मैक्सिको में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चिया पास पठार दक्षिण मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इस पठार के दक्षिण पश्चिम में, देखिए समझिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। चिया पास पठार के दक्षिण पश्चिम में तेहुआन टेपेक की खाड़ी, पूर्व में ग्वाटेमाला, उत्तर में तबास्को और पश्चिम में वेरा क्रूज तथा ऑक्सका स्थित है। और यह आपका एक ये जो पठार है ये उपजाऊ शीतोष्ण पठार है। ठीक है, इतना याद रखें। 10th नंबर देखिए, सहारा रेगिस्तान ये कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। ऑप्शन है बताइए। उत्तरी अफ्रीका में है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उत्तरी अफ्रीका में आपका सहारा रेगिस्तान स्थित है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। इस मरुस्थल में 20 से अधिक झीलें पाई जाती हैं, जिसमें अधिकांशतः खारे पानी की झीलें हैं। 4 झील एकमात्र ऐसी झील है यहाँ पे जो आपकी मीठे पानी की झील है, बाकी ऑलमोस्ट खारे पानी की झीलें हैं। टोटल कितनी झीलें हैं? 20 झीलें।
आगे देखिए 11th नंबर, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन? आंसर बताइए। अमेजन बेसिन ये आपका विश्व का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है, अपवाह बेसिन है। ये नंबर राइट आंसर होगा। अमेजन बेसिन ये विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। अमेजन नदी ये एंडीज पर्वतमाला से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा कि जो अमेजन नदी है वो कहाँ से निकल के कहाँ गिरती है। एंडीज पर्वतमाला से निकलकर अटलांटिक महासागर में। विश्व का जो अंतरम बंदरगाह है, जिसे मनोस कहते हैं, वो कहाँ पे स्थित है? ब्राज़ील में। और किस नदी पर स्थित है? वो इसी नदी पर स्थित है, अमेजन नदी पर। लास्ट के जो दोनों पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये दोनों आपका पूछा जा सकता है। 12th नंबर देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप? बताइए, यूरोप की सबसे लंबी नदी। वोल्गा नदी जो है ये आपकी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी 3690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये नदी वाल्दे पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है, वोल्गा। देखिए, वोल्गा के अलावा डेन्यूब नदी भी यूरोप में प्रवाहित होती है, जो वोल्गा के बाद लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये तो सभी को याद होगा कि वोल्गा आपकी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। एग्जामिनर पूछेगा क्या आपसे कि यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी डेन्यूब। ठीक है, 13th नंबर देखिए, डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? डूरंड लाइन डिवाइड्स विच टू कंट्रीज? देखिए, रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यहाँ ऑप्शन है, डूरंड रेखा को बताइए पहले। डूरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान को विभाजित करती है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए, जो अभी पिछले 5 से 7 सालों में एग्जामों में पूछी गई हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। जैसे डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा चीन और भारत, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, मैगीनाट रेखा जर्मनी व फ्रांस, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है, 49वीं समांतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ये इतनी रेखाएं हैं, एक बार दो बार तीन बार जब तक आपको ये याद नहीं होती हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, इनको याद कर लेना। ये एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी हैं, यही पूछी जाती, डूरंड, मैकमोहन, रेडक्लिफ, हिंडनबर्ग, मैगीनाट, या फिर ये समांतर रेखाएं तीन जो लिखी हुई हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा, ये जो राजधानी वाला चैप्टर है, इससे 2 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब ये मान के चलो कि स्टेज 1 में भी 2 आएगा और स्टेज 2 में भी 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। पहले तो 3-3 4-4 राजधानियाँ आती थी, फुल फॉर्म आते थे, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन राजधानी और फुल फॉर्म के ही होते थे। तो ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। अब बताइए, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्री एंड इट्स कैपिटल इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पहला कजाकिस्तान बिस्केक, यही गलत है, यही नहीं मैच है। बाकी नीचे देख लेते हैं। लिबिया की त्रिपोली है, बहामास की नसाउ है, बेल्जियम की ब्रसल्स है, तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यही गलत है। अब कजाकिस्तान की राजधानी क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने अभी लिख रखी है, धीरे धीरे मैं आपको करवाऊंगा, एक अलग वीडियो भी राजधानी करवाऊंगा। ये देश है, जैसे एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है, कजाकिस्तान की तो नूर सुल्तान होती है, लीबिया की आपकी त्रिपोली होती है, और क्यूबा की हवाना हो गई, पुर्तगाल की लिस्बन हो गई, कंबोडिया की देखिए नोम पेन होती है, बहामास की नसाउ, बेल्जियम की ब्रसेल्स। ये इतनी मैंने यहाँ पे लिख दी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी धीरे धीरे और भी राजधानी एक एक क्वेश्चन लेता रहूँगा, ऐसे ही कवर कराता रहूँगा। बाकी आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सॉलिड नंबर है ये। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेम ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील? बताइए 15th का राइट आंसर।
ब्राज़ील की जो आधिकारिक भाषा है वो है पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। इसकी आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। ब्राज़ील का जो सबसे बड़ा नगर है उसको कहते हैं साओ पोलो। रोमन कैथोलिक धर्म के सबसे अधिक मानने वाले इसी देश में रहते हैं। कहाँ पे? ब्राज़ील में। ठीक है, इतनी जानकारी है। 16 नंबर देखिए, मसाई जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे में। वेयर इज द मसाई ट्राइब फाउंड? ऑप्शन है, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मसाई जनजाति है आपकी अफ्रीका में पाई जाती है। सी नंबर। मसाई जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के केन्या और तंजानिया में निवास करने वाली खानाबदोश जनजाति समूह है। जो ये जनजाति है, इनके लोगों की जो त्वचा का रंग होता है वो गहरा भूरा और गहरा कत्थई होता है। ये लोग चमड़े के बने हल्के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इस जनजातियों का प्रमुख भोजन रक्त है, ब्लड, जिसे ये दूध में मिलाकर पीते हैं। यह केन्या और तंजानिया की आधिकारिक भाषाओं केन्या की आधिकारिक भाषा स्वाहिली और तंजानिया की अंग्रेजी में भी शिक्षित है। मसाई जनजाति इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पहले भी पूछा जा चुका है। उससे रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आपसे वही पूछे, ये जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 17 नंबर देखिए, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? जैसे मैंने आपको कैपिटल एंड फुल फॉर्म कहा, वैसे ही आपको बंदरगाह चैप्टर भी तैयार करना है। बंदरगाह से श्योर शॉर्ट है, अभी आप अपने कॉपी में लिख लो कि अंकित भैया ने आपको ये बताया है कि बंदरगाह से क्वेश्चन आएगा, देख लेना आपको मिलेगा। इन विच कंट्री इज द हम्बन टोटा पोर्ट लोकेटेड? ऑप्शन है, बताइए 17 का। राइट आंसर हम्बन टोटा ये आपका श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए, हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। श्रीलंका सरकार द्वारा हम्बन टोटा बंदरगाह को 99 सालों के पट्टे पर चीन को सौंप दिया गया है, जिससे हम्बन टोटा चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड में शामिल हो गया है। अब देखो, चूंकि इसने 99 वर्ष के पट्टे पर चीन को सौंप दिया है, तो अब ये नहीं पूछेगा आपसे कि हम्बन टोटा बंदरगाह, ये आपसे एमआर में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है। एसएसआर में आपसे ये पूछेगा कि किस योजना का लाभ उठाने के लिए किया गया है। तो ये किया गया है वन बेल्ट वन रोड में शामिल हो गया है। तो वन बेल्ट वन रोड ये आपकी योजना जो चीन की है, ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार ये किससे संबंधित है? कंबाला फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका इज रिलेटेड टू। 18 का राइट आंसर बताइए। देखो, भैंसों की दौड़ ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, कंबाला त्यौहार से रिलेटेड समझिए। कंबाला त्यौहार कर्नाटक राज्य के तटीय इलाकों में आयोजित की जाने वाली एक 2 दिवसीय भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। यह त्यौहार तमिलनाडु के जल्लीकट्टू त्यौहार जैसा ही है। जल्लीकट्टू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। एक बार नहीं, 10वीं बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। बस अंतर इतना है, कंबाला त्यौहार और जल्लीकट्टू त्यौहार में इतना अंतर है कि इसमें भैंसों को शामिल किया जाता है, जबकि जल्लीकट्टू में बैलों को शामिल किया जाता है। दोनों त्यौहार याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 19 नंबर देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ऑप्शंस है, 19 का राइट आंसर बताइए। फोक डांस नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए, नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। बिहू कहाँ का है? असम का है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। तमाशा और लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। इतने फिलहाल अभी याद रखो, बाकी हम डांस वाली वीडियो करेंगे किसी ना किसी दिन, तो उसमें और कवर कर दूंगा। बाकी जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के थ्रू कुछ और नृत्य पढ़ते जाएंगे। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मैंने रखा है और उससे रिलेटेड आपको जानकारी भी। तो ये इतने नृत्य आप कम से कम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो इतना तैयार कर लेना, इसको छोड़ना मत कि बाद में देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य
में प्रायः भगवान खालिस्तान के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। मणिपुरी क्लासिकल डांस यूजुअली डिपिक्ट्स द स्टोरीज ऑफ लॉर्ड। तो बताइए किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कौन से भगवान? भगवान कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी। देखिए मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थान मणिपुर के नाम पर ही पड़ा है। यह नृत्य मुख्य रूप से हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। रॉ का फुल फॉर्म, रॉ का पूरा अर्थ क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रॉ? बताइए। फुल फॉर्म 100% आपके एग्जाम में 2 एटलीस्ट आएगा, या फिर पेपर को थोड़ा और आसान करना होगा, जिस शिफ्ट में आसान होगा वहाँ पे आपको 3-3 फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। 21 का राइट आंसर बताइए। बी नंबर होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये रॉ का फुल फॉर्म होता है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का संक्षिप्त रूप है। यह भारत की एक खुफिया एजेंसी है रॉ। इस एजेंसी की स्थापना 21 सितंबर 1968 में की गई थी। रॉ का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। रॉ के वर्तमान प्रमुख सामंत गोयल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो मोटो है रॉ का वो है धर्मो रक्षति रक्षिता। आगे देखिए 22 नंबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं इसको हटाने वाला था फिर मैंने रख दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बताइए। फातिमा बीबी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये भारत की पहली महिला थी सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश थी। वे वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है। अच्छा, इन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया। अब ये देखिए कि वे 2007 और 2010 तक तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं फातिमा बीवी। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन। भारत रत्न सरकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड एंड द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी, लिखा हुआ है। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी अगर आपको याद है तो उसका राइट आंसर टिक कर दिए। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और इन्हीं 4 ऑप्शन में सी राजगोपालाचारी ही थे जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे भारत रत्न के, और इन्होंने ही स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करी थी। समझिए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना किसकी? भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1954 में पहली बार 3 व्यक्तियों को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहली बार इन 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में क्वेश्चन है तो थोड़ा उनसे रिलेटेड और चीज़ें जान लेते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये भारत के प्रसिद्ध वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक थे, और ये ही स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, और 1959 में इन्होंने ही स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। इतने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भूल जाना, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ वो मत भूलना। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीईओ? राइट आंसर बताइए। जीईओ का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 3 फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आएंगे, तो एक फुल फॉर्म तो आपका ये बेसिक होगा जो आप डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हो, जैसे पिन हो गया, जैसे पैन हो गया, एटीएम हो गया।
एसएमएस हो गया। तो ये सब चीज़ों से एक क्वेश्चन आता है। बाकी के जो 2 टफ होंगे वो काफ़ी टफ होंगे इसी टाइप के, जैसे जियो का पूछ लिया। तो इस जियो का फुल फॉर्म जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है, हिंदी में से भू स्थिर कक्षा कहते हैं। तो ये मानव निर्मित उपग्रहों की गति होती है, जिसमें उपग्रह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपर अपनी कक्षा में घूमता है। संचार उपग्रहों को पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर स्थापित किया जाता है। तो इससे क्वेश्चन बनता है लास्ट वाले पॉइंट से। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करेंगे, अपोलो 11 का क्वेश्चन है। पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? अपोलो 11 द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थ्रू विच मैन लैंडेड ऑन द मून वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? बताइए किस साल? 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1969 सी नंबर राइट आंसर होगा। देखिए नासा द्वारा 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया था। यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। नासा से रिलेटेड जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखिए जितने लोग वीडियो देख रहे हो। नासा किस देश, वो तुम्हारे सामने लिखा है, आप इसका फुल फॉर्म लिख दो और इसकी स्थापना कब हुई थी वो लिख दो, और कोई जानकारी नासा रिलेटेड वो लिख दो। इस मिशन के द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जूनियर ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था। अर्थात अपोलो 11 ये पहला कृत्रिम उपग्रह भी था जिससे मानव चांद की सतह पर उतरा था। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये थे आज की इस वीडियो के 25 क्वेश्चन। हमने किया जीके का नेवी एसएसआर और एमआर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। एसएसआर एमआर दोनों में अब स्टेज 1 होता है। एमआर का लेवल 10वीं है, एसएसआर का 12वीं है, लेकिन फिर भी हम एमआर वालों को ऑलमोस्ट एसएसआर लेवल के क्वेश्चन इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लास्ट बैच में जब पहला स्टेज हुआ तो बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑलमोस्ट एसएसआर लेवल का पेपर ही था। तो इस बार धोखा ना खाओ, इसलिए पहले से ही हम उसी लेवल की तैयारी करते हैं। ठीक है, बाकी नेवी एमआर के लिए हमारा अंकित बैच आ चुका है, ज्वाइन कर लो। सारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप आज ज्वाइन करो, 5 दिन बाद ज्वाइन करो, आपकी एक भी क्लास नहीं छूटेगी क्योंकि सारी रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि आज 1 घंटे चलेगी, कल 1 घंटे चलेगी, नहीं, रिकॉर्डेड हैं। आप आज 10 घंटे पढ़ो, कल 10 घंटे पढ़ो, परसों 10 घंटे पढ़ो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये नंबर दे रहा हूँ मैं आपको अपना, मेरा खुद का नंबर है 9559251198। तो नेवी एमआर का बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, हमारी ऐप का लिंक मिलेगा, जाइए वहाँ पे आप बैच का पूरा कंटेंट देखिए, बैच ज्वाइन कर लीजिए। या फिर डायरेक्ट आप इस नंबर पे पेमेंट करिए। 699 का बैच है और इससे सस्ता बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है कहीं पे 399 499 का बैच मिल रहा हो, लेकिन कंटेंट देखिए फिर बताइएगा कि इससे सस्ता कहीं है क्या। मैं आपको तीनों सब्जेक्ट्स की वीडियो क्लासेस दे रहा हूँ। 2023 में जो पीडीएफ बनाई थी 4000 क्वेश्चन की चैप्टर वाइज वो दे रहा हूँ। 2024 के लिए हमने नया बुक बनाया है जीके साइंस मैथ का। नया बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि स्टेज 1 का पेपर काफ़ी टफ आया था, इसीलिए नई बुक बनाई है। इसके अलावा 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो गई, हर एक महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ हो गई, पूरी कंप्लीट मैथ के भी 700 क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन का भी ई बुक इसी बैच में। इतना सारा कंटेंट मात्र 700 रुपये में है। ये नंबर दिया है, इस पे पेमेंट करवा के व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको बैच में ज्वाइन कर दूंगा और इसके बाद बैच से आप पूरी तैयारी करके एक भी क्वेश्चन आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहो तो आप ये मेरी वीडियोस देखिएगा, वरना नहीं भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं आपको टेलीग्राम में क्विज़ के थ्रू करवा दूंगा। बाकी आप बैच पे ही डिपेंड हो जाइएगा, कोई भी बुक कोई भी बैच और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।